नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से समीत पाठशाला में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक लिटरेरी जॉनरा को, जिसका नाम है ड्रामा। ड्रामा के बारे में आज हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन को स्टडी कर लेंगे, है ना, कि कहाँ से ड्रामा आया, किस तरह से आकर ये इंग्लिश में डेवलप हुआ, कौन इसके फादर कहे जाते हैं, पहले ये कितने टाइप के थे, उसके बाद ग्रेजुअली जब स्कॉलर्स आए उन्होंने डीपली स्टडी किया ड्रामास को, तो उसमें से बहुत सारी कैटेगरीज और निकल कर आ गई। वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, तो ड्रामा की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में ड्रामा को समझना। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ड्रामा से रिलेटेड आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम ड्रामा को पूरी तरह से डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये ड्रामा होता क्या है ड्रामा, किस तरह की चीज होती है ये, क्यों लोगों ने इसे लिखना स्टार्ट किया था। तो समझते हैं इसे बिल्कुल सिंपल शब्दों में, कोई भी डिफिकल्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा ताकि आपको एक बार में ही चीजें समझ में आ जाए। देखिए, जो ड्रामा है ये एक लिटरेरी जॉनरा है, ठीक है। और इस तरह की फॉर्म को लिखने के लिए, इस तरह की फॉर्म को कंपोजिशन के लिए, इस तरह की फॉर्म को राइट करने के लिए राइटर्स के दिमाग में एक चीज पहले से ही सेट होती थी कि इन्हें थिएटर्स के अंदर परफॉर्म किया जाना है। मतलब जो भी राइटर होते थे वो ड्रामास को इसलिए लिखते थे ताकि उन्हें स्टेज पर परफॉर्म किया जा सके, उन्हें थिएटर्स में परफॉर्म किया जा सके, ठीक है। तो जो भी राइटर्स होते थे, ड्रामास के ड्रामेटिस्ट होते थे, वो लोग क्या करते थे, उसमें डायलॉग्स को कुछ इस तरह से डालते थे ताकि वो किसी एक्टर्स के द्वारा, वो किसी परफॉर्मर के द्वारा स्टेज पे जाकर परफॉर्म किया जा सके। अब इन ड्रामास को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इन्हें हम प्ले के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इन ड्रामास को या इन प्लेस को जो लोग लिख रहे थे उनको हम ड्रामेटिस्ट के नाम से जानते हैं या फिर प्ले राइट के नाम से जानते हैं। अब एक चीज देखने वाली है कि यहाँ पर आपको ये नोट करना है कि जो ड्रामास को लिखा जाता था वो स्टेज पर या फिर थिएटर में परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता था। राइटर्स की यही इंटेंशन होती थी। अब कुछ और तरह के राइटर्स ऐसे आए बाद में जिन्होंने क्लोसेट ड्रामा को लिखना स्टार्ट किया, जिन्हें स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया जाता था, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन स्टार्टिंग में लोगों की इंटेंशन यही थी कि कुछ ऐसे प्लेस को लिखा जाए, कुछ ऐसे ड्रामास को लिखा जाए जो स्टेज पर परफॉर्म किए जा सकें। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ड्रामा लिखने का पर्पस क्या था। लोगों का ड्रामा लिखने का पर्पस क्या था, क्यों ऑथर्स ने, क्यों ड्रामेटिस्ट ने, क्यों प्लेराइट्स ने ड्रामास को लिखना स्टार्ट किया। देखो, सबसे पहले ये है कि उनकी एक इंटेंशन होती थी कि जो ड्रामास को हम लिख रहे हैं वो स्टेज पर परफॉर्म किए जाने हैं। अब स्टेज पर परफॉर्म करने के का रीजन ये होता था कि वो लोगों को एजुकेट करना चाहते थे, है ना। ऑडियंस को, लोगों को एजुकेट करना चाहते थे अपने ड्रामास के माध्यम से, ताकि लोग ड्रामास को देखने के लिए आए और उनके थ्रू वो एजुकेट हो जाएं। तो अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ड्रामास के बारे में आपको जान लेने चाहिए कि किस तरह की एजुकेशन को लोग देते थे ड्रामास के माध्यम से। जैसे ट्रेडिशन एंड कल्चर की जो एजुकेशन होती थी, मतलब जो लोग ड्रामास को पुराने समय में परफॉर्म करते थे उनकी इंटेंशन ये होती थी कि उनके ट्रेडिशन जो पुराने समय से चलते हुए आ रहे हैं या फिर उनका कल्चर जो है उससे लोग अवेयर हो सके, उसकी नॉलेज लोगों को मिल सके। इसके अलावा शेयरिंग द ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी लोगों के पास जो अपना एक्सपीरियंस होता था उन एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए वो ड्रामास को परफॉर्म कराया जाता था, ताकि आने वाले लोगों को, अगर किसी ने कोई गलती की है, आने वाले समय में कोई लोग उस गलती को रिपीट ना करें। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए तो डेफिनेटली ड्रामास लिखे जाते थे। इसके अलावा वो सोशल रिफॉर्म के लिए भी लिखे जाते थे। अब सोशल रिफॉर्म किस तरह का होता है, मान लो समाज में कोई किसी तरह की बुराई है, कोई किसी तरह की इविल है, तो उसको ऑथर्स या फिर ड्रामेटिस्ट जो थे वो अपने प्लेस के थ्रू, अपने ड्रामास के थ्रू वो एडमिनिस्ट्रेशन तक या सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते थे ताकि उस बुराई को रिमूव किया जा सके। इस तरह के प्लेस के लिए जॉन गाल्सवर्दी बहुत फेमस है। तो एजुकेट करने के लिए ड्रामास को लिखे जाते थे, ये था उनका ड्रामास लिखने का मेन पर्पस। अब ये चीज देख लेते हैं कि ड्रामा जो है आया कहां से,
ड्रामा शब्द आया कहां से इसका ओरिजिनेट, ये कहां से ओरिजिनेट हुआ, कहां से इसका इन्वेंशन हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रामा शब्द की उत्पत्ति या फिर ड्रामा शब्द को कोइन जो किया गया था वो ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड चान से किया गया था। ठीक है, एक तरह से चैन इसको बोल सकते हैं, इससे किया गया था। इसका मतलब होता है टू डू और परफॉर्म, यानी कि कुछ करना या फिर स्टेज पर किसी भी तरह की परफॉर्मेंस देना। टेक्निकली इट मींस डीड और एक्शन ऑन द स्टेज। इसका मतलब होता है, डीड का मतलब है कोई ना कोई एक्शन या फिर इस तरह का एक्शन जो स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है। इट मींस परफॉर्मेंस ऑन ए स्टेज। ठीक है जी, तो ये ग्रीक लैंग्वेज के एक शब्द से निकलकर आया है ड्रामा। अब इसका ओरिजिन, ड्रामा का ओरिजिन कहां से हुआ, कहां से ये सबसे पहले लिखे जाने लगे, क्या ड्रामास की हिस्ट्री है, यहां पर जान लेते हैं। देखो, ओरिजिन ऑफ ड्रामा कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंशिएंट ग्रीक। जो ओरिजिन ऑफ ड्रामा है वो हमारा एंशिएंट ग्रीस से ट्रेस किया जा सकता है कि सबसे पहले ड्रामास को लिखना जो स्टार्ट किया गया था वो एंशिएंट ग्रीस से स्टार्ट किया गया था। एंड देयर वाज ए स्टेट और सिटी कह सकते हैं उसे हम, उसका नाम था एथेंस। ठीक है, एथेंस से इन ड्रामास को लिखना स्टार्ट हुआ और ये क्लासिकल टाइम की बात थी, ये एंशिएंट ग्रीस टाइम की बात थी। मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से भी पहले 500 साल पहले ये ड्रामास ग्रीस के अंदर लिखे जा रहे थे। ओके, ड्रामा वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कल्चर एंड रिलीजियस फेस्टिवल इन एंशिएंट ग्रीस। अब इंटीग्रल का मतलब है नेसेसरी पार्ट। जो ड्रामास थे जो ग्रीस में फेस्टिवल हुआ करते थे, वहां पर जो कल्चरल फेस्टिवल होते थे या फिर रिलीजियस फेस्टिवल जो होते थे, उनको उनके समय इन ड्रामास को परफॉर्म किया जाता था। तो एंशिएंट ग्रीस में ड्रामास इसलिए लिखे जाते थे ताकि उनके जो अपने फेस्टिवल्स होते हैं उन पर वो ड्रामास को परफॉर्म कर सके। सो द रूट ऑफ ड्रामास आर फाउंड इन द ग्रीस। तो रूट जो मिलती है ड्रामास की वो कहां से मिलती है, ग्रीस से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अब जब ग्रीस में इस तरह के ड्रामास लिखे जाते थे तो वो कितने टाइप के होते थे, जैसे कि अब आपके पास बहुत सारे टाइप हो गए हैं, ट्रेजेडी, कॉमेडी, है ना, हिस्ट्री प्ले, प्रॉब्लम प्ले, फार्स, रोमांटिक कॉमेडी, बहुत सारे टाइप्स हो गए हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स नाउ। बट एंशिएंट टाइम पर ज्यादा टाइप नहीं थे। उस समय पर आप लोगों को ट्रेजेडी मिलता था देखने के लिए, अगर ज्यादा मिल गया तो आप लोगों को कॉमेडी मिलता था। ठीक है, तो ग्रीक के टाइम पर ये दोनों ही प्ले, एंशिएंट क्लासिकल टाइम पर ये दोनों ही प्ले जो है, दोनों ही टाइप के प्ले लिखे जाते थे, सिर्फ ट्रेजेडी और कॉमेडी। उसके बाद जैसे जैसे स्कॉलर्स आपके बढ़े वैसे वैसे ड्रामास के टाइप भी बढ़ते चले गए। इन्होंने रिसर्च किया इन इन कैटेगरीज पर और ये कैटेगरीज धीरे धीरे करके बढ़ती चली गई। इसके अलावा सबसे पहले हम लोग ट्रेजेडी को डिस्कस करते हैं। जो ग्रीस में ट्रेजेडी लिखी जाती थी उसको डिस्कस करते हैं। देखो, जो यहाँ पर जो स्लाइड पर इंफॉर्मेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, इसे चाहे तो आप नोट डाउन कर लेना। अब ग्रीस में जो राइटर थे, जो प्लेराइट थे, जो ट्रेजेडीज को लिख रहे थे वो कौन थे? तो सबसे पहले जो नाम आता है वो एस्किलस का नाम आता है। ये एस्किलस क्लासिकल टाइम पे, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से, जीसस क्राइस्ट के जन्म से भी पहले ये लिख रहे थे, लगभग 500 साल पहले लिख रहे थे, 5th सेंचुरी पहले लिख रहे थे। ठीक है, और ये क्लासिकल एथेंस में ही अपनी ये जो ट्रेजेडीज थी इनको लिख रहे थे। अब आपसे कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ ट्रेजेडी हम किसे कहते हैं? तो इस बात का ध्यान रखना, जो फादर ऑफ ट्रेजेडी हम लोग कहते हैं वो हम एस्किलस को ही कहते हैं। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि क्लासिकल टाइम के राइटर हैं एस्किलस, तो इन्होंने दो चार प्ले लिखे होंगे ट्रेजेडीज में। नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने लगभग 90 प्ले के आसपास इन्होंने लिखे थे और इन प्लेस को लिखने का पर्पस इनका यही होता था कि जो ग्रीक में जो ड्रामा परफॉर्म किए जाते थे वो मेनली फेस्टिवल्स के टाइम पर, यानी कि तीज त्योहार के टाइम पर ही इनको परफॉर्म किया जाता था। इन फेस्टिवल्स पे परफॉर्म करने के लिए एस्किलस अपने ड्रामास को लिखा करते थे। अब ये ट्रेजेडी जो एस्किलस लिखा करते थे इनकी थीम क्या है या इसके फेमस राइटर कौन रहे थे ट्रेजेडी के, आप लोगों को इस स्लाइड पर वो पता चलेगा। देखिए, सबसे पहले हम इसकी थीम की बात कर लेते हैं। ट्रेजेडी नाम से तो आप पहले ही वाकिफ होंगे, पहले ही आपको पता होगा ट्रेजेडी के बारे में कि इसकी जो थीम होती है वो सीरियस होती है ना, या फिर सैड होती है। इसमें
जो प्रोटागोनिस्ट होता है यानी कि सेंट्रल कैरेक्टर जो होता है किसी भी प्ले का, किसी भी ड्रामा का, उसका जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है या फिर हीरो होता है, उसका हम लोग को डाउनफॉल दिखाई देता है। ठीक है, डाउनफॉल देखने के लिए मिलता है और उसके अंदर राइटर जो है ट्रेजिक फ्लो या फिर जिसे हमर्शिया कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। अब एंशिएंट ग्रीक्स टाइम पर, उस समय पर कौन कौन राइटर थे एस्किलस के अलावा जो ट्रेजेडीज को लिख रहे थे? तो उसके बाद आपके सोफोक्लीस का नाम आता है, यूरिपिडीज का नाम आता है, ये तो राइटर थे। उसके बाद आपके आए एरिस्टोटल, है ना, एरिस्टोटल भी थे, एरिस्टोटल के टीचर प्लेटो भी थे, प्लेटो के टीचर सोक्रेटिस भी थे। ये आप लोगों के नाम आते हैं जो ट्रेजेडीज लिखा करते थे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, कॉमेडी की बात कर लेते हैं। कॉमेडी भी एक जोनरा था जो एंशिएंट ग्रीस टाइम पर लिखा जा रहा था। अब इस कॉमेडी को लिखता कौन था? क्या एस्किलस ही ऐसे थे? नहीं, एस्किलस जो जाने जाते थे वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेडी के लिए जाने जाते थे। लेकिन फिर कॉमेडी कौन लिखता था? तो एरिस्टोफेनीस नाम का एक बंदा था। ये एरिस्टोटल नहीं है, एरिस्टोटल तो ट्रेजेडी के लिए जाने जाते थे। ये एरिस्टोफेनीस नाम का बंदा है जो कॉमेडीज को लिखा करता था उस समय पर। इसीलिए जो फादर ऑफ कॉमेडी कहे जाते हैं, फादर ऑफ कॉमेडी कहे जाते हैं, वो एरिस्टोफेनीस को ही कहा जाता है। ये भी चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ये कॉमेडीज या फिर ट्रेजेडी, ये दोनों ही तरह के जोनरा, जो लिटरेरी जोनरा है या प्लेस की कैटेगरी है ना, प्लेस की कैटेगरी है, ये दोनों की दोनों ही आप लोगों के डायनोसिस के फेस्टिवल पर परफॉर्म की जाती थी। इसका मतलब है जो बैकर्स थे, जिनको गॉड ऑफ वाइन कहा जाता है, उनके फेस्टिवल पर ज्यादातर ये चीजें परफॉर्म की जाती थी। तो यहाँ पर दो मेजर चीज आप लोगों को जानने के लिए मिली कि एक तो फादर ऑफ ट्रेजेडी कौन है, एस्किलस, और एक फादर ऑफ कॉमेडी कौन है, एरिस्टोफेनीज है। ठीक है, तो दो नाम आप लोगों को जानने के लिए मिले। इसके अलावा हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को जानने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फादर ऑफ ट्रेजेडी कौन है, तो आपको एस्किलस इसका आंसर देना है। लेकिन यही क्वेश्चन थोड़ा सा बदल जाए और यहाँ पर इंग्लिश शब्द ऐड कर दिया जाए कि फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी कौन है, तो आप लोगों को क्रिस्टोफर मार्लो इसका आंसर देना है। ठीक है, तो इसके अलावा आप लोगों से पूछा जाए कि फादर ऑफ कॉमेडी कौन है, तो आप लोगों को आंसर देना है एरिस्टोफेनीस फादर ऑफ कॉमेडी है। इसके अलावा अगर इंग्लिश शब्द इसमें भी जोड़ दिया जाए कि फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी कौन है, तो निकोलस उडेल आप लोगों को नाम दिया जाता है। अब हम ग्रीक लैंग्वेज में लिखी हुई ट्रेजेडी या कॉमेडीज को तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन उन कॉमेडीज या ट्रेजेडीज को तो पढ़ सकते हैं जो इंग्लिश में लिखी हैं। इसीलिए हमें उन ट्रेजेडीज का या उन कॉमेडीज का कुछ नाम पता होना चाहिए जो काफी पॉपुलर हैं। तो मैं आप लोगों को एक एक नाम ऐसा बताऊंगा जो आप लोगों को पता जरूर होना चाहिए, जो कि इंग्लिश के अंदर पहली ट्रेजेडी या फिर पहली कॉमेडी कही जाती है। देखो, गोरबोडक, गोरबोडक जो है ये एक प्ले है जो इंग्लिश में लिखी जाने वाली सबसे पहली ट्रेजेडी कही जाती है। इसको लिखने वाले दो ऑथर्स थे, पहला थॉमस सैकवेल, दूसरा थॉमस नॉर्टन। इन दोनों ने मिलकर ये ट्रेजेडी लिखी थी। अब इसके अलावा एक ट्रेजेडी के बाद में आपकी कॉमेडी आती है जिसका नाम है राल्फ रोइस्टर डॉयस्टर। राल्फ रोइस्टर डॉयस्टर निकोलस उडेल ने ही लिखी थी और इसको इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश कराया गया था 1566 में। तो इस राल्फ रोइस्टर डॉयस्टर को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाने वाली पहली कॉमेडी कहते हैं। पहली ट्रेजेडी आपकी गोरबोडक हो गई, पहली कॉमेडी आपकी राल्फ रोइस्टर डॉयस्टर हो गई। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये ड्रामास कैसे सेंचुरी वाइज डेवलप हुए, कैसे इन लोग किस तरह के ड्रामास लिखे जाते थे, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश में मेडाइवल पीरियड की बात करेंगे। मेडाइवल पीरियड के ड्रामा जो होते थे वो किस तरह के होते थे? देखिए, इस जो मेडाइवल पीरियड में ड्रामा जो होते थे वो रिलीजियस थीम पर लिखे जाते थे। उनकी थीम पहले देख लीजिए कि वो रिलीजियस थीम पर होते थे और उनको प्ले करने के लिए हम लोगों के लिए प्लेस जो होते थे वो या तो चर्च में प्ले जो है परफॉर्म किए जाते थे या फिर टाउन स्क्वायर्स में किए जाते थे। अब चर्च तो आपको पता होगा, हो सकता है टाउन स्क्वायर्स आपको ना पता हो। तो टाउन स्क्वायर्स ऐसी जगह को कहा जाता है
जो आपके किसी सिटी के किसी सिटी में ऐसी जगह पर खुली जगह होती थी, यानी कि ओपन एरिया होता था जहां पर लोग इकट्ठे हो सकें, और ये टाउन के अंदर ही होता था, टाउन से बाहर एरिया नहीं होता था। बाहर इसलिए नहीं होता था, अगर बाहर होता तो कम लोग इकट्ठे होते, यानी कि वो टाउन के अंदर ही जगह होती थी और ओपन एरिया होता था जहां पर ज्यादा लोग इकट्ठे हो सके। तो वहां पर इस तरह के प्लेस को परफॉर्म किया जाता था, तो रिलीजियस थीम पर बेस्ड होते थे। तो मेडाइवल पीरियड के टाइम पर जो प्लेस परफॉर्म किए जाते थे वो मिस्ट्री प्लेस थे, मोरल मिरेकल प्लेस थे, या फिर मोरालिटी प्लेस थे। अब ये प्लेस किस तरह के होते हैं, क्या क्या इनमें डिफरेंसेस होते हैं, ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन मैं इतना आपको बता देता हूं कि मेडाइवल पीरियड के टाइम पर जो थीम होती थी वो रिलीजियस थीम होती थी, ज्यादातर वो बाइबल से निकल कर ही आती थी। और जो सेंट्स होते थे, पादरी होते थे, फादर लोग होते थे, वही अपनी परफॉर्मेंस दिया करते थे बाइबल से ली हुई चीजों की, और लोगों को एजुकेट करना इनका मुख्य रीजन होता था। ठीक है। अब इसके बाद आता है रिनेसा पीरियड। अब रिनेसा पीरियड में जो ड्रामा है उन्होंने बहुत तेजी से वो आगे बढ़े, उनका एक बूम हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। स्पेशली रिनेसा पीरियड में एलिजाबेथन पीरियड की बात करें तो एलिजाबेथन पीरियड जो है ये गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहा जाता है। अब क्या इसे गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश ड्रामा ही कहा जाता है, या फिर इसे एलिजाबेथन पीरियड को किसी और नाम से भी जाना जा सकता है? जी हाँ, एलिजाबेथन पीरियड को जाना जा सकता है गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन क्यों है? क्योंकि इस दौरान में जो एलिजाबेथन पीरियड था, ये एलिजाबेथन पीरियड आप लोगों का स्टार्ट जो हुआ था ये 1558 से हुआ था, और 1603 यानी कि 1603 में ये पीरियड आपका खत्म हो गया था। लेकिन इस पीरियड में आप लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी देखने के लिए मिलती हैं 16th सेंचुरी में या रेनेसा पीरियड के दौरान, मान लीजिए थोड़ी सी आगे या थोड़ी सी पीछे, कुछ ऐसी चीजें देखने के लिए मिलती हैं जो इंट्रोड्यूस की गई थी इंग्लिश के अंदर न्यू, और उनका इस्तेमाल एलिजाबेथन पीरियड में भरपूर किया गया था। जैसे कि सर थॉमस वयाट ने इंग्लिश के अंदर सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था 16th सेंचुरी में। सर थॉमस वयाट नाम के एक स्कॉलर थे, उन्होंने सोनेट को इंग्लैंड के अंदर इंट्रोड्यूस किया था 16th सेंचुरी में, और एलिजाबेथन पीरियड के अंदर शेक्सपियर ने इन सोनेट्स का भरपूर इस्तेमाल किया। इसीलिए सोनेट्स को भी हम यहाँ पर देखते हैं। ड्रामास को देखिए, विलियम शेक्सपियर के पहले ड्रामा जो है बहुत सारे राइटर्स लिख रहे थे, जैसे कि यूनिवर्सिटी विट्स थे, या फिर शेक्सपियर के कंटेम्परेरी जो थे बैन जॉनसन, वो लिख रहे थे। तो ड्रामास का डेवलपमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल सबसे पहले हम लोगों को देखने के लिए मिला था एलिजाबेथन पीरियड में। वैसे तो ये इल ऑफ सरे ने, यानी कि हेनरी ओवार्ड ने ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया था 16th सेंचुरी में ही किया था, है ना। एक तरह से उन्होंने एनीड की जो ट्रांसलेशन थी उसकी बुक सेकंड और बुक फोर्थ में ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल हमें एलिजाबेथन पीरियड के अंदर ही देखने के लिए मिला, जिसकी वजह से इस एलिजाबेथन पीरियड को हम गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। मतलब जो भी चीजें पहले कोइन की गई थी, चाहे वो 15th सेंचुरी में हो, 14th सेंचुरी में हो, लेकिन एलिजाबेथन पीरियड के टाइम पर उनको इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया गया। अब एलिजाबेथन पीरियड में जो राइटर्स थे वो क्लासिकल ग्रीक टाइम के जो ड्रामास थे या रोमन टाइम के जो ड्रामास थे, उनको उनकी थीम को लेकर क्या कर रहे थे, उनको सोर्स बना बनाकर अपने प्लेस को लिख रहे थे, या फिर उन्हीं को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे। तो इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा बूम देखने के लिए मिला ड्रामास का। इसके अलावा ड्रामास में आप लोगों को कौन कौन राइटर आप लोगों के एलिजाबेथन पीरियड पर फेमस थे? सबसे पहला नाम तो आता है विलियम शेक्सपियर का ही। विलियम शेक्सपियर बहुत ही फेमस राइटर थे, इवन द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा इनके कंटेम्परेरी राइटर थे बैन जॉनसन। तो ये दोनों बहुत फेमस हैं एलिजाबेथन पीरियड के लिए। तो क्या ये दोनों ही हैं या कुछ और लोग भी थे? यस, कुछ और लोग भी हैं जो इनसे पहले ड्रामास को लिख रहे थे, जिन्हें हम यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जानते हैं। अब ये यूनिवर्सिटी विट्स जो है एक ग्रुप का नाम है, जिसके अंदर टोटल हम लोगों को 7 मेंबर्स देखने के लिए मिलते हैं, 7 मेंबर्स देखने के लिए मिलते हैं। और ये मेंबर्स 7 जो थे ये अलग अलग यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। इनमें से 3 तो बिलोंग करते थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से,
और 3 बिलोंग करते थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो ये तो 6 हो गए। अब ये 6 है कौन कौन? देखिए, सबसे पहले क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैश, ये तीनों के तीनों बिलोंग करते थे आपके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। और जॉन लिली, थॉमस लॉज और जॉर्ज पील, ये 3 बिलोंग करते थे आपके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो बचा एक। एक कौन है? ये थॉमस केट। थॉमस केट जो है ये किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये यूनिवर्सिटी विट्स में काउंट किए जाते थे। तो ये 7 मेंबर्स हैं जो विलियम शेक्सपियर से पहले ड्रामास को लिख रहे थे, और इनसे ही बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस मिला विलियम शेक्सपियर को। जैसे कि रोमांटिक कॉमेडी, अगर हम बात करें रोमांटिक कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी के फादर जो कहे जाते हैं वो रॉबर्ट ग्रीन कहे जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन से ही विलियम शेक्सपियर ने रोमांटिक कॉमेडी लिखने का फॉर्मूला या फिर तरीका सीखा था। इस समय पर जो ड्रामास को परफॉर्म किया जा रहा था, प्लेस को परफॉर्म किया जा रहा था, और बहुत सारे थिएटर थे, लेकिन सबसे फेमस थिएटर्स में से जो नाम आता है वो आपका ग्लोब थिएटर का ही आता है। ये ग्लोब थिएटर विलियम शेक्सपियर के साथ एसोसिएट है, जिसको बनवाया गया था 1599 में बनवाया गया था। और सबसे पहला प्ले इसके अंदर विलियम शेक्सपियर का जूलियस सीजर प्ले को परफॉर्म कराया गया था। इस थिएटर के अंदर विलियम शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेस को परफॉर्म कराया जा रहा था टाइम टू टाइम। लेकिन 1613 में 1613 में एक बार इस थिएटर में आग लग गई थी। उस समय पर हेनरी एट्थ को परफॉर्म कराया जा रहा था इस थिएटर के अंदर, और प्रोप कैनन का इस्तेमाल किया गया था। प्रोप कैनन से ही यहाँ पर आग लग गई थी। लेकिन खास बात ये थी कि ग्लोब थिएटर तो पूरा जलकर राख हो गया, लेकिन वहां पर किसी भी इंसान को कोई भी चोट नहीं पहुंची थी। इस थिएटर को एक बार फिर से 1614 में बना दिया गया। फिर से एक बार विलियम शेक्सपियर के प्लेस को यहाँ पर परफॉर्म कराया जाने लगा। लेकिन जब इंग्लैंड के अंदर सिविल वार हुआ था 1642 में, तो इस थिएटर को एक बार फिर से क्लोज करा दिया गया। तब तक रेस्टोरेशन पीरियड नहीं आया तब तक। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जैकोबियन पीरियड या फिर कैरोलिन ड्रामा की बात करते हैं, जो जिसको हम फर्स्ट हाफ के अलावा अर्ली 17th सेंचुरी के ड्रामास कह सकते हैं। देखिए, आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से पता होगी कि विलियम शेक्सपियर ने 16th सेंचुरी एंड 17th सेंचुरी, इन दोनों सेंचुरीज में लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। अगर हम पीरियड की बात करें तो उन्होंने एलिजाबेथन पीरियड या फिर इसके अलावा जैकोबियन पीरियड, इन दोनों पीरियड्स में विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर के पीरियड में जो क्वीन एलिजाबेथ थी, उनकी डेथ 24 मार्च 1603 को हो गई थी। उसके बाद किंग जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड की गद्दी पर आए थे, लेकिन विलियम शेक्सपियर की राइटिंग उस समय पर भी कंटिन्यू थी। तो विलियम शेक्सपियर इस इरा के भी, यानी कि जैकोबियन इरा जो था, उस इरा के भी एक खास राइटर थे। इनके अलावा जॉन वेबस्टर, थॉमस मिडल्टन, जॉन फोर्ड, ये राइटर ऐसे थे जो उस समय पर लिख रहे थे। अब बात करते हैं हम रेस्टोरेशन ड्रामा की, जो सेकंड हाफ या लेट 17th सेंचुरी है, उसकी बात कर लेते हैं। राइट, तो इस समय में आप लोगों को पता होगा जो सिविल वार है, जो इंग्लैंड के अंदर सिविल वार है, वो 1642 में चला था। और ये सिविल वार में आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि 30 जैन 1649 को जो इंग्लैंड के किंग थे, किंग जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट, उनको बिहेडेड कर दिया गया था, उनका सर काट दिया गया था, जिसके बाद कॉमनवेल्थ पीरियड आया था। तो इस समय में ड्रामास की पॉपुलैरिटी थोड़ी सी घटी, लोगों ने ड्रामास को लिखना थोड़ा सा कम किया। इसकी वजह ये थी क्योंकि 1642 में इंग्लैंड के अंदर जो थिएटर थे, उन सभी को क्या कर दिया गया था, क्लोज कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो प्यूरिटन का मानना यह था कि हम एंटरटेनमेंट की चीजों से अपना दिमाग हटाकर हम रिलीजियस चीजों में अपना दिमाग लगाएं। ठीक है, तो इसीलिए कॉमनवेल्थ पीरियड में जो ड्रामास थे उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी घटी। लेकिन उसके बाद आया आपका रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड आपका 1616 में आया, जब चार्ल्स सेकंड को इंग्लैंड की गद्दी पर लाया गया।
ठीक है। उस समय पर कुछ प्लेराइट ऐसे थे जो कॉमेडी के फॉर्म में कॉमेडी की जो लिखा करते थे कॉमेडीज को, जैसे कि विलियम वाइचरली, ठीक है। इसके अलावा विलियम कॉनग्रीव, ये दोनों राइटर आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। 18th सेंचुरी की बात करें तो 18th सेंचुरी में ज्यादा आप लोगों को जैसे फॉल देखने के लिए मिला था, अभी पीछे वाली स्लाइड पर मैंने आपको बताया। तो 18th सेंचुरी में आप लोगों के नोवेल पे लोग ज्यादा फोकस करने लगे थे, लेकिन ड्रामास की बात करें तो सेंटिमेंटल ड्रामा और मोरलिस्टिक ड्रामास को इस सेंचुरी के अंदर देखा जा सकता है। 19th सेंचुरी जिसे हम रोमांटिक पीरियड के नाम से जानते हैं, है ना, 1798 में रोमांटिक एज स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन के साथ। तो इस समय पर ज्यादा ऐसे राइटर्स नहीं थे, ऐसे ड्रामेटिस्ट नहीं थे जो ड्रामास को लिखे। उस समय पर आपको कुछ वर्क लॉर्ड बायरन के द्वारा, पीवी शैले के द्वारा कुछ ड्रामेटिक वर्क देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन मेन जो रोमांटिक एज जानी जाती है, जिससे इसका लॉन्च हुआ था रोमांटिक एज का, वो जानी जाती है लिरिकल बैलेड्स के लिए। लिरिकल बैलेड्स के लिए, जिसे ये लिरिकल बैलेड्स पोएम्स का एक कलेक्शन है जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने और एस.टी. कोलरिज ने मिलकर लिखा था। इस लिरिकल बैलेड्स के अंदर टोटल 23 पोएम्स हैं, टोटल 23 पोएम्स हैं, जिसमें से सैमुअल टेलर कोलरिज ने मात्र 4 पोएम्स को लिखा है और विलियम वर्ड्सवर्थ ने 19 पोएम्स को इसके अंदर लिखा है। टोटल 23 पोएम्स हैं। इसी के पब्लिकेशन के साथ रोमांटिक एज का स्टार्ट भी मानते हैं। तो इस सेंचुरी में भी आपको ड्रामा ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलते। जो सबसे मेजर राइटर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जो रोमांटिक एज के सबसे मेजर राइटर है, उन्होंने सिर्फ एक सिंगल ड्रामा लिखा है जिसका नाम है द बॉर्डरर। ओके, बढ़ते हैं आगे। देखो, विक्टोरियन एज में नोवेल्स की बहुत धूम रही, नोवेल्स बहुत आगे बढ़े, लेकिन उसके बाद चल के जैसे 20th सेंचुरी या मॉडर्न पीरियड के कुछ राइटर्स आए जिन्होंने ड्रामास के अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस किए और उनको अपने ही स्टाइल में लिखा। अब अपने स्टाइल में लिखा कैसे? देखो, जो ड्रामास आप क्लासिकल टाइम पे देखते हो, जो ड्रामा आप एलिजाबेथन पीरियड के टाइम पर देखते हो, उनमें एक खास या कॉमन बात थी कि वो 5 एक्ट्स में लिखे जाते थे। 5 एक्ट में लिखे जाते थे। आप विलियम शेक्सपियर के ड्रामास को नोट करना कि उन्होंने 5 एक्ट में ही अपने ड्रामास को लिखे हैं। लेकिन जैसे जैसे और 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में या फिर मॉडर्न एज में जितने भी ड्रामेटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, ये वाला पैटर्न कम फॉलो किया। मतलब 5 एक्ट्स में ड्रामा लिखने वाला पैटर्न उन्होंने कम फॉलो किया। उन्होंने थोड़े से बदलाव किए। उन्होंने 1 एक्ट प्ले, 2 एक्ट प्ले, 3 एक्ट प्ले, 4 एक्ट प्ले और 5 एक्ट प्ले सभी में लिखा। ठीक है, सभी में उन्होंने लिखा, ऐसा नहीं है सिर्फ 5 एक्ट प्ले ही लिखे। तो उनमें से कुछ राइटर्स के नेम हैं, जैसे सैमुअल बकेट हैं, होराल्ड पिंटर हैं, आर्थर मिलर हैं, टॉम स्टुपार्ट हैं, एडवर्ड एल्बी हैं, नॉल कोवार्ड हैं। इनमें से हेनरिक इब्सेन जो थे, जो प्रोलम प्ले के लिए जाने जाते थे, उनसे ही आगे बढ़कर प्रोलम प्ले लिखे थे आपके जॉन गाल्सवर्दी ने। और एक खास नेम आता है जीबी शो का, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम भी आता है, जिन्होंने अपना अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन ड्रामास में दिया है। आई होप यहां तक इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई है। अब मैं आपको कुछ टाइप्स बताने वाला हूं, कुछ फेमस टाइप, जो ड्रामा के कुछ टाइप होते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में, यानी कि जब ग्रीस के टाइम में ड्रामास को, एंशिएंट ग्रीस के टाइम में ड्रामास को लिखा जा रहा था, तो वहां पर ट्रेजेडी और कॉमेडी देखने के लिए मिलती है। लेकिन जैसे जैसे नए नए स्कॉलर्स आए, जैसे नए नए स्कॉलर्स आए, उन्होंने ड्रामास के अंदर कैटेगरी निकालनी स्टार्ट कर दी, है ना। जैसे कि आप लोग ट्रेजेडी और कॉमेडी तो ये क्लासिकल टाइम से ही आ रही थी, है ना। एलिजाबेथन टाइम में आए तो आपको विलियम शेक्सपियर के द्वारा हिस्ट्री प्ले देखने के लिए मिल जाते हैं। और उससे पहले की बात करें, मेडाइवल पीरियड की बात करें, तो मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले, मिरेकल प्ले आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं। एक और नया आया टाइप ऑफ ड्रामा जिसे हम ट्रेजी कॉमेडी कहते हैं। ट्रेजी कॉमेडी जैसे विलियम शेक्सपियर का द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये ट्रेजी कॉमेडी में रखा जाता है। एक बहुत फेमस वर्क है जिसे स्वान सॉन्ग ऑफ विलियम शेक्सपियर कहते हैं। जैसे कि स्वान सॉन्ग ऑफ विलियम शेक्सपियर जो है द टेम्पेस्ट है, वो भी आपका ट्रेजी कॉमेडी में रखा जाता है। रोमांटिक कॉमेडी जिसके फादर आपके रॉबर्ट ग्रीन कहे जाते हैं। फार्स भी एक टाइप ऑफ ड्रामा है। इसमें क्या होता है भाई, फार्स के अंदर ये बैली लाफ के लिए लिखा जाता है। मतलब जिस प्ले में ऑडियंस बहुत ज्यादा हंसे, उसको हम फार्स कहते हैं।
क्लोसेट ड्रामा, क्लोसेट ड्रामा आप लोगों के वो ड्रामा होते हैं जिनको राइटर की इंटेंशन ये होती है कि वो परफॉर्म करने के लिए नहीं लिख रहा, सिर्फ रीड करने के लिए ड्रामास को लिख रहा है। ऐसा ड्रामा आप लोगों को जॉन मिल्टन के द्वारा देखने के लिए मिल सकता है, जो कि एक ट्रेजिक वर्स ड्रामा कहे जा सकते हैं या ट्रेजिक क्लोसेट ड्रामा कहा जा सकता है। वो है आपका सैमसन एगोनिस्टिस, ठीक है। सैमसन एगोनिस्टिस भी ऐसा ड्रामा है जो क्लोसेट ड्रामा में रखा जाता है। इसके अलावा मेलो ड्रामा, थिएटर ऑफ ऑब्सक्योर्ड, रिवेंज ट्रेजेडी, प्रॉब्लम प्ले, इस तरह के ड्रामास आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। ये कुछ खास कैटेगरी थी, और भी अभी ड्रामास की कैटेगरी हैं, तो वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। आई होप ड्रामा को लेकर आपका विजन क्लियर हुआ होगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।